Welcome back, guys. In this video, we will cover BCHC3131 organic portion. Basically, in this we will cover volume 2 of BCHC3131 एंड उसमें हम ब्लॉक 4 के अंदर बेसिक सबसे पहले पढ़ेंगे हम एल्केन्स के बारे में, ठीक है। फिर अगली वीडियो के अंदर एल्कीन और एल्कीन का ही दो पोर्शन है वो आ जाएंगे। फिर उसके बाद एल्काइंस और एरोमेटिसिटी आ जाएगा। तो ये चाहता हूँ मैं थोड़ा ना आप सही से पढ़ो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है पेपर के हिसाब से भी, क्योंकि इसमें ऑक्टेन नंबर, सेंटेन नंबर और इसके केमिकल और जो फॉर्मेशन के प्रॉपर्टीज़ होती हैं रिएक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए मोर देन 25 to 30 मिनट्स के अंदर मैं इसको, मतलब इससे ज़्यादा नहीं आएगा टाइम, 25 से 30 मिनट के अंदर ये वाला क्वेश्चन खत्म कर दूंगा, 40 मिनट इसमें और कुछ 30 से 40 मिनट इसमें, तो ज़्यादा अच्छा ये तरीका रहेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, एल्केन्स के अंदर चलते हैं हम, डीप डाइव करते हैं। सब मार्क कर दिया बहुत अच्छे तरीके से बेटा, कहीं नहीं मिला ऐसा मज़ा। अब ये है क्या भाई, मैंने बताया भी तो था यार आपको, क्या बताया था भैया मैंने, CnH2n+2 कह दो ना, +2। ये क्या है, एल्केन का क्या है, ये एल्केन का अपना जनरल फार्मूला है। एन की वैल्यू रखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और जैसे जैसा आपके एन की वैल्यू बढ़ाओगे तो उसकी होमोलॉगस सीरीज़ मिलती चली जाएगी। होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है, जिनके अंदर सब कुछ सेम हो, बस क्या हो, CH2 का डिफरेंस हो। अभी जो एल्केन है इसमें सारे सारे कार्बन कैसे होते हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं, सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होते हैं, ठीक बा, ये समझ में आ गया होगा। एल्केन्स को हम ऑल्सो बोलते हैं पैराफिन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्केन क्या बोलते हैं, पैराफिन्स बोलते हैं, क्योंकि ये पेट्रोल के माल से निकलते हैं बहुत ज़्यादा। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है, लिटिल एफिनिटी वाले। पैराफिन्स जो है एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा कैसी है, एक खत्म हुई भाषा, इसलिए ये वाला शब्द इसका कैसा है, लैटिन भाषा का शब्द है। पैरा मतलब पैरानम और एफिन्स, ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसको बोलते हैं लिटिल एफिनिटीज़ की एफिनिटी थोड़ी कम हो, उसको बोलते हैं पैराफिन्स। दिस नेम वॉज सजेस्टेड बिकॉज दीज हाइड्रोकार्बन्स वर अपेरेंटली अनरिएक्टिव, क्योंकि ये जो होते हैं अपेरेंटली अनरिएक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि ये भाई एक तो sp3 हाइब्रिडाइज है, इनके पास कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इस वजह से कैसे होते हैं, थोड़े ये अनरिएक्टिव होते हैं। बट जब मैं इनको अच्छी कंडीशन दूंगा, सुटेबल कंडीशन दूंगा, तो ये एल्केन जो होते हैं अंडर को जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जैसे कि हैलोजिनेशन हो गया, पायरोलाइसिस हो गया, एरोमेटाइजेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, क्रैकिंग हो गया। इस तरह के अलग रिएक्शंस होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे भी आगे, ठीक है। तो ये चीज़ इसके बारे में बताया कि एल्केन होता क्या है बेसिकली। अब बोल रहा है पेट्रोलियम आर सोर्स ऑफ एल्केन, पेट्रोलियम आर सोर्स ऑफ एल्केन। पेट्रोलियम जो होता है उसके अंदर बहुत सारे एल्केन्स पाए जाते हैं, राइट। क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे भैया एल्केन्स पाए जाते हैं, ठीक बस समझ में आ गया मेरे को। अब क्या बोल रहा है, पेट्रोलियम इज अ ऑयली, विस्कस, इनफ्लेमेबल एंड यूजुअली डार्क कलर्ड लिक्विड। पेट्रोलियम कैसा होता है, एक ऑयली होता है, विस्कस होता है, विस्कस गाढ़ा, इनफ्लेमेबल होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। पेट्रोल तो इन्फ्लेमेशन, यानी कि इंजन को स्टार्ट करने के लिए उसके अंदर जब वो जलता है जब तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है, यूजुअली डार्क कलर का होता है लिक्विड। पेट्रोलियम होता है क्या, पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ एल्केन्स एंड अकर्स अबंडेंटली इन वेरियस नेचुरल डिपॉजिट्स इन द अर्थ। जो पेट्रोलियम होता है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है एल्केन्स का, और वो अकर करता है अबंडेंटली इन वेरियस नेचुरल डिपॉजिट्स अर्थ के अंदर। फ्यू एल्केन्स आर ऑल्सो फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और कुछ एल्केन्स जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ही पाए जा सकते हैं, ठीक है। अब बात कर रहा है कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम की। जैसे एल्केन का मतलब क्या हुआ, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ये सब एल्केन ही तो हुआ। कंपोजिशन क्या होता है पेट्रोलियम का, द कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम वेरीज विद द लोकेशन ऑफ इट्स अकरेंस। भाई वो कहाँ मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर क्या क्या लोकेशन हो सकती है, डिपेंड करता है कहाँ पर है वो, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ पर है उसके अंदर डिफरेंट अमाउंट में जो एल्केन्स है वो पाए जा सकते हैं, या फिर डिफरेंट अमाउंट में उसके जो कंपोनेंट्स है वो चेंज हो सकते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम या फिर कोई डिफरेंट। बट ऑल सैम्पल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ एल्केन, बट मोस्टली जो सैम्पल्स के अंदर क्या होता है, सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या होगा, मिक्सचर्स ऑफ एल्केन होगा, जिनका साइज़ क्या होगा, रेंजिंग फ्रॉम साइज ऑफ मिथेन से लेके 40 कार्बन तक जा सकता है वो, राइट। मिथेन से लेके 40 कार्बन तक के उसके अंदर उसके हाइड्रोकार्बन की चेन हो सकती है, लॉन्ग चेन। साइक्लोहेक्सेन, नेप्थलीन एंड अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, और कुछ स्मॉल अमाउंट में कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, नेप्थलीन और साइक्लोहेक्सेन भी हमारे को मिल सकता है इसके अंदर। फिर इन एडिशन टू दिस ऑल्सो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन पेट्रोलियम, ठीक है। तो कुछ अलग अलग चीज़ें, अलग अलग विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो है मिल सकती हैं। इन फैक्ट एज अ many as 500 compounds have sometimes been detected in a single sample of petroleum। भाई सिंगल सैंपल ऑफ पेट्रोलियम के अंदर से कई बार 500 से अधिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं अपने को, राइट। अब क्या बोल रहे हैं, नेचुरल गैस हुज मेजर कंपोनेंट आर मिथेन, जिसमें 80% मिथेन होती है और 10% हमारी इथेन होती है। किसके अंदर, नेचुरल गैस के अंदर क्या होती है, 80% मिथेन और 10% इथेन होती है। इज फाउंड अलॉन्ग विद द पेट्रोलियम, और ये हमें पेट्रोलियम के साथ ही मिलती है। कौन, नेचुरल गैस, जिसके अंदर 80% हमारी क्या होगी, मिथेन होगी और 10% क्या होगी हमारी, इथेन होगी।
बिसाइड्स हाइड्रोकार्बन नेचुरल गैस ऑल्सो कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ गया कि बिसाइड्स अपना हाइड्रोकार्बन के अलावा, जो हमारा हाइड्रोकार्बन मिथेन और इथेन के अलावा, इसके पास जो 10% बचा जगह, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी हो सकती है। अब ये कुछ हमारे वो हैं फ्रैक्शनलाइजेशन है पेट्रोल की, उसके अंदर क्या क्या मिल सकता है। जैसे कि अगर 1 से लेकर 4 कार्बन तक का है तो उसके अंदर रिफाइनरी और डोमेस्टिक फ्यूल होगा, जो रिफाइनरी करने के लिए फिर डोमेस्टिक फ्यूल जो होता है। 5 से 7 कार्बन तो सॉल्वेंट होगा। 6 से 7 कार्बन तो क्या होगा, ड्राई क्लीनिंग, जैसे कि बेंजीन जो है हमारा ड्राई क्लीनिंग के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि ये कैसा होता है, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, इजीली हवा में उड़ भी जाता है। नेचुरल गैस हमारी 1 से 4 कार्बन की होगी, जैसे इथेन बताया और प्रोपेन मैंने और मिथेन बताया। लाइट पेट्रोल जो होता है, हल्का पेट्रोल 5 से 7 कार्बन का होगा, जो कि सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं हम। लिग्रोरिन होता है जो कि सॉल्वेंट ही है, वो 6 से 8 कार्बन का होगा। फिर पेट्रोल जो असली गैसोलीन है, इसको पेट्रोल को हम गैसोलीन बोलते हैं, उसके अंदर 6 से लेकर 11 कार्बन तक पाए जा सकते हैं। इसको मोटर फ्यूल कहते हैं, यानी कि जो हमारा गाड़ी में यूज़ होता है, गड्डी में यूज़ होता है। गड्डी में कौन, मोटर फ्यूल हमारा गैसोलीन कितने कार्बन का होगा, 6 से 11 कार्बन तक का होगा। फिर कैरोसिन, वही जिसको हम पैराफिन ऑयल बोलते हैं। फिर हैवी ऑयल आता है, फिर मिनरल ऑयल आता है, फिर ग्रीसेस, वैसलिन जो मुंह पे लगाते हैं, वैसलिन सॉरी अपने लिप्स वगैरह पे लगाते हैं, पैराफिन वैक्स, फिर रेसिड्यू लास्ट में जो कि सबसे ज़्यादा कार्बन का 30 से 40 कार्बन का रहेगा। जैसे जैसे नीचे जाते आ रहा हूँ कार्बन का अमाउंट बढ़ता चले जा रहा है, तो उस टेबल को आप एक बार देख सकते हो, ठीक है, देख लोगे तो अच्छा रहेगा। बाई चांस कुछ ऐसा आ गया अटपटा सा तो आप बता सकते हो, राइट। अब पूछ रहा है ऑक्टेन नंबर। भैया ऑक्टेन नंबर क्या होता है, मैंने क्या बोला यार, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत मजाक से हट के बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पेपर में आता है हर बार। वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड क्वालिटी एंड बैड क्वालिटी फ्यूल्स। भाई हमारे पास एक क्षमता है कि हम अच्छे क्वालिटी फ्यूल्स को और बैड क्वालिटी फ्यूल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उनके अंदर क्या फ़र्क है। कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्टेन नंबर। भैया जिसका ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा वो उतना ही ज़बरदस्त फ्यूल होगा। क्या बोला मैंने, जिसका जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा वो उतना ही ज़बरदस्त फ्यूल होगा, राइट। दिस कैन बी डन बाय कंपेयरिंग देयर ऑक्टेन नंबर्स। ऑक्टेन नंबर इज अ मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन यानी कि पेट्रोल, बेसिकली हम पेट्रोल को डिफाइन करते हैं ये चीज़ कि उसकी क्या क्वालिटी है, गैसोलीन की, पेट्रोल की, क्या उसका ऑक्टेन नंबर है, उसका मेजर होता है, मतलब क्वालिटी का मेजर होता है ऑक्टेन नंबर। द हाइयर द ऑक्टेन नंबर द बेटर द फ्यूल। अब देखते हैं यहाँ पे तो कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि हम इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक होता है कंपाउंड 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। क्या है ये हमारा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसको हम आइसोक्टेन नहीं बोलते हैं। क्या है हमारा ये 2,2,4 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन पेंटेन, कैसे बनेगा बता देता हूँ मैं। 2,2,4 2 और 4 पे ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो पेंटेन में कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे पेंटेन में, और 2,2,4 तो मैं 2 वाले कार्बन पे 2 मिथाइल लगा देता हूँ, एक एम ई यहाँ पे, एक एम ई यहाँ पे, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये हमारा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, जिसका जो ऑक्टेन नंबर पता है कितना होता है, इसका ऑक्टेन नंबर 100 होता है। 100 सबसे बेस्ट होता है ये, कंसिडर गुड फ्यूल गिवन एन ऑक्टेन नंबर 100। वेयर एस एन हेप्टेन, क्योंकि सिंगल ब्रांच, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, इस वजह से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा क्या है, हेप्टेन है। इसका ऑक्टेन नंबर कितना होता है, 0 होता है, राइट। तो इन दोनों को हमने एक स्टैंडर्ड माना, यानी कि सबसे ऊपर ये रहेगा, उसके बीच में, उसके नीचे एकदम ये रहेगा, और बीच में जो आएंगे वो हमारे अलग अलग होंगे। अब क्या बोल रहा है, इसको एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम। ऑक्टेन नंबर इज दी परसेंटेज ऑफ द 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन प्रेजेंट इन अ मिक्सचर ऑफ 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन एंड हेप्टेन which has similar ignition properties as the fuel under examination। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ हमारा 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन हमारे पास पड़ा हुआ है, उसके बेसिस पर हमने क्या करा, अलग अलग कंपाउंड्स को अलग अलग बेसिकली अलग अलग गैसोलीन के मिक्सचर्स को हमने अलग अलग ऑक्टेन नंबर दिया। अगर सिर्फ और सिर्फ 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन होगा तो कितना होगा, 100 होगा, और सिर्फ एन हेप्टेन होगा तो 0 होगा। और अगर 50% हमारा ट्राईमिथाइल पेंटेन है और 50% एन हेप्टेन है तो कितना होगा इसका ऑक्टेन नंबर 50 आ जाएगा, क्योंकि उसका तो 0 हो गया, इसका 50 हो जाएगा, राइट। अब 81, 74 और 65, ये जो 81 हो किसके लिए होता है, प्रीमियम के लिए होता है, 74 रेगुलर के लिए होता है, और 65 थर्ड ग्रेड गैसोलीन के लिए होता है। यानी कि अलग अलग ग्रेड्स है गैसोलीन के। तो प्रीमियम वाला 81 नंबर ऑक्टेन होगा उसका, 74 किसका होगा, रेगुलर वाले का, और 65 किसका होगा, थर्ड ग्रेड वाले का होगा, यानी जो बिल्कुल बेकार ग्रेड वाला होता है, थोड़ा और नीचे ग्रेड वाला होता है। फिर गुड क्वालिटी जो है ना वो रेंज करता है 87 से 95 की रेंज में, जो गुड क्वालिटी होता है एकदम। अब ये जो ऑक्टेन नंबर है कैसे डिफाइन करता है, मतलब कैसे ऑक्टेन नंबर बढ़ सकता है। जो ऑक्टेन नंबर होता है ना, ऑक्टेन नंबर कैसे बढ़ेगा, कब किसका ज़्यादा होगा, जिसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा होगी। जिस एल्केन के अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑक्टेन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। क्यों, ये बताता हूँ मैं। क्योंकि एट दी एंड हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं भाई। हम अंदर जो है हम उसको हीट कर रहे हैं, तो बॉयल हो रहा है वो, और बॉयल होने के बाद वो वेपर बन रहा है, जल रहा है, तो उसी के थ्रू एनर्जी मिल रही है। तो यानी कि हमारे को क्या करना है, बॉयल करना है। तो बॉइलिंग से क्या होता है, जब ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट
क्या होता है, कम होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट यार कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट अगर कम होगा तो ईजिली हवा में उड़ेगा और मस्त क्या होगा, गुड फ्यूल होगा। क्या होगा, गुड फ्यूल होगा। क्यों? क्योंकि वो हवा में ईजिली उड़ पा रहा है ना, तो जल्दी उड़ पा रहा है, कम एनर्जी में ज़्यादा हमें इंजन को कम एनर्जी लगानी पड़े उस जलाने के लिए, इस वजह से वो ज़्यादा एनर्जी दे पा रहा है, तो गुड फ्यूल हो जाएगा वो, राइट। और चेन की लेंथ अगर छोटी होगी भाई, चेन की लेंथ अगर छोटी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, चेन की लेंथ छोटी सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो वो भी इजीली क्या हो जाएगा, हमारा जल जाएगा। इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग इतनी ज़्यादा है, इस वजह से क्या है, ये बहुत अच्छा फ्यूल माना जाता है। कौन सा हमारा 2,2,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन। यहाँ पे लिखा भी है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ब्रांचिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन इंक्रीजेज ऑक्टेन नंबर। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा, ऑक्टेन नंबर डिक्रीज करता है एज दी चेन लेंथ इंक्रीजेज, क्योंकि चेन लेंथ अगर बढ़ जाएगी तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, फिर हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए सरफेस एरिया छोटा रहेगा, तो क्या होगी उसकी अच्छी खासी अपनी ऑक्टेन नंबर होगा। फिर जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है कंपेयर टू सैचुरेटेड वन। और क्या बोल रहा है, साइक्लो एल्केन्स हैव हाइयर ऑक्टेन नंबर देन द कॉरस्पॉन्डिंग ए साइक्लिक एल्केन्स कंपेयर टू ए साइक्लिक एल्केन्स। अगर ए साइक्लिक यानी कि सिंगल वाला है, मान लो सिंगल हेक्सेन है, 1 2 3 4 5 6, और अगर हमारे पास साइक्लिक हेक्सेन है तो किसका ज़्यादा होगा, साइक्लिक वाले का ज़्यादा होगा। ये तो हमारा ऑक्टेन नंबर हो गया। अब आता है सेंटेन नंबर। सेंटेन नंबर थोड़ा उल्टा चीज़ें चलती हैं। क्या बोल रहा है ये, इन डीजल, ये डीजल के लिए होता है, किसके लिए होता है, डीजल के लिए होता है। डीजल वो तो पेट्रोल के लिए था, यानी गैसोलीन के लिए, ये किसके लिए, डीजल के लिए। इन डीजल इंजन्स फ्यूल हैव अ लोअर ऑक्टेन नंबर आर मच मोर यूजफुल। यहाँ पे कम ऑक्टेन नंबर होगा तो ज़्यादा यूजफुल होंगे, ठीक है। कौन, कम ऑक्टेन नंबर वाले, दोज हैव अ हायर ऑक्टेन नंबर कंपेयर टू, जिसके पास ज़्यादा ऑक्टेन नंबर है, वो जिनका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है वो यहाँ पे अच्छे नहीं होंगे, जिनका ऑक्टेन नंबर कम है सेंटेन नंबर के कंपेयर में, मतलब यहाँ पे जिनका ऑक्टेन नंबर बढ़िया है ना, ऑक्टेन नंबर इनका कम है, वो यहाँ पे बढ़िया होंगे, किसके लिए, डीजल के लिए। किसके लिए, डीजल के लिए। क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर कॉल्ड सेंटेन नंबर। अब यहाँ पे भी हमने दो चीज़ डिफाइन करी। एक हमारे पास होता है हेक्साडेकेन। यहाँ पे पता क्या चाहिए होता है, यहाँ पे चाहिए होता है कि यहाँ पे ब्रांचिंग ना हो, यहाँ पे ब्रांचिंग कम चाहिए रहती है, ब्रांचिंग कम चाहिए रहती है यहाँ पे। जैसे हेक्साडेकेन, इसका ऑक्टेन, इसका हमने सेंटेन नंबर मान लिया कितना, 100, क्योंकि सबसे बेस्ट होता है सेंटेन नंबर में, C16H34 हेक्साडेकेन, हेक्साडेकेन, ठीक है। मतलब डेकेन के बाद हमने 10 कार्बन का 6 कार्बन और, तो हेक्साडेकेन बोल दिया इसको हमने। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि सेंटेन नंबर, और एक और जीरो किसका बनाया इसने, जीरो माना इसने, गिवन अ जीरो नंबर टू अल्फा मिथाइल एन हेप्टेन, अल्फा मिथाइल एन नेप्थलीन। अल्फा मिथाइल नेप्थलीन का इसने क्या मान लिया, जीरो मान लिया। क्या मान लिया इसने, जीरो मान लिया। तो इन दोनों को हम लेके चलेंगे स्टैंडर्ड। सेंटेन नंबर इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ हेक्साडेकेन इन अ मिक्सचर ऑफ हेक्साडेकेन एंड अल्फा मिथाइल नेप्थलीन विच इज हैज़ अ सिमिलर इग्निशन प्रॉपर्टीज एज द फ्यूल अंडर एग्जामिनेशन। तो गुड क्वालिटी डीजल फ्यूल जो होगा ना, रिक्वायर्ड फॉर मॉडर्न डीजल इंजन हैविंग सेंटेन नंबर ग्रेटर देन 45, मतलब जिसका सेंटेन नंबर 45 से ज़्यादा होगा, सेंटेन नंबर, वो क्या होगा, बढ़िया क्वालिटी का डीजल के लिए माना जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ऑक्टेन नंबर मैंने बोला था, ऑक्टेन नंबर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होगा। जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर उतनी ज़्यादा, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग उतनी ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा, जितनी कम चेन लेंथ उतनी ज़्यादा ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा। मोर बेटर पेट्रोलियम, यानी कि ज़्यादा अच्छा ऑक्टेन नंबर, इस यहाँ पे दे भी रखा है। जैसे हमारे को यहाँ पे बताना है कि किसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा स्टेट विच कंपाउंड हैज़ बेटर ऑक्टेन रेटिंग। जैसे यहाँ पे देखो तो एक, और हाँ, जो बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका होता है, हमारा क्या बोलते हैं, मास नंबर के भी होता है, मतलब मॉलिकुलर मास के। तो जितना ज़्यादा मॉलिकुलर मास हो, जितने ज़्यादा कार्बन होंगे, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी होगा उसका। तो ये चीज़ है एक। तो अब यहाँ देखते हैं हम, इसके अंदर ब्रांचिंग दिख रही है, ब्रांचिंग, तो उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा। अब यहाँ देखें अगर हम, तो यहाँ पे CH3C, यहाँ पे ब्रांचिंग जो है इसके कार्बन के ऊपर कितने लगे हुए हैं, ये यहाँ पे ब्रांचिंग है तो यहाँ जीत जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है, नो ब्रांचिंग। और यहाँ देखें अगर हम, तो इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसलिए जीत जाएगा, क्योंकि सैचुरेटेड का कम होता है अनसैचुरेटेड से। यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड भी आ रही है और ब्रांचिंग भी है, तो ये जीत जाएगा, ठीक है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं एल्केन की, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एल्केन की, ठीक है। अब मैंने बोला बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी होता है, तो ये पता रहना चाहिए आपको। दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास। यहाँ पे क्या लिखा है, द एल्केन्स आर आइदर नॉन पोलर और वेरी वीकली पोलर। एल्केन्स के पास क्या होता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तो उनके बीच में पोलैरिटी बहुत कम होती है। पोलैरिटी कैसे डिफाइन होती है, पोलैरिटी डिफाइन होती है कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड कोई है नहीं एल्केन्स के अंदर, इसलिए वो पोलर कम होते हैं, या फिर बहुत नॉन पोलर ही मिलते हैं हमारे को मोस्टली। अब क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू मेंबर्स द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है 20 से लेकर 30 डिग्री फॉर ईच CH2 यूनिट दैट इज एडेड द चेन। क्योंकि CH2 क्या है भाई, होमोलोगस सीरीज होती है। होमोलोगस सीरीज के अंदर क्या होता है, जैसे हम CH2 का अमाउंट बढ़ाते हैं, जैसे मिथेन के बाद इथेन आया, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसका अपना क्या बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और कितना बढ़ता है, 20 से 30 डिग्री बढ़ता है हर CH2 बढ़ाने में, हर CH2 यूनिट ऐड करने में। यहाँ पे लिखा भी था स्ट्रॉन्गर द इंटरमोलिकुलर, अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात कर रहा है।
जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा कंपाउंड के अंदर, उतने ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा ना यार, उतनी ज़्यादा उसका एनर्जी लगेगी जलाने में। ब्रांचिंग इज इन अ चेन रिड्यूसेस द सरफेस एरिया। अब अगर मैं ब्रांचिंग बढ़ाऊँ तो क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, कम हीट में हवा में आराम से उड़ जाएगा, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि मतलब क्या हुआ, ब्रांचिंग की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जैसे यहाँ देखो ब्यूटेन का 273 है और पेंटेन का कितना है, 309 है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए। पेंटेन 5 कार्बन का होता है ना मेरे भाई, यहाँ पे क्या हुआ 5 कार्बन का पेंटेन है, ये 4 कार्बन का है। यहाँ देखें तो 2 मिथाइल प्रोपेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन, दोनों के अंदर 4 कार्बन भाई, 4 कार्बन। बट यहाँ अगर मैं देखूँ, एक सेकंड, ये 3 और 1 4, सॉरी 4 कार्बन नहीं है, माई फॉल्ट। यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन है। सिंपल सी बात है, जिसके ज़्यादा कार्बन वो जीत जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ देखूँ, देखो तो यहाँ पे 5 कार्बन है और यहाँ भी 5 कार्बन है, 5 बट हमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हो गया, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इसका जीत जाएगा, राइट। ये सब टेबल याद करने की जरूरत नहीं होती है। एल्केन मॉलिक्यूल्स आर वेरी लेस पोलर और नॉन पोलर बिकॉज देयर इज़ वेरी लिटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स डैश विद द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स इंक्रीजेस, क्या होती है, बढ़ती है। अगर उसकी क्या करूँगा, चेन लेंथ को बढ़ा दूँगी, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ब्रांचिंग इन द कार्बन डिक्रीजेस, कम कर देती है, डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। एल्केन्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। कोई भी जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा वो क्या करेगा, कि हम क्या बोलते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। भाई नॉन पोलर कौन डिजोल्व करेगा, नॉन पोलर डिजोल्व कर लेगा ना इजीली। अब आते प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन से पहले हमारे पास आता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स का रिएक्शन आया, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली हम डबल अमाउंट करते हैं। इन वुड्स रिएक्शन एन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम ड्राईथर। सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या करेंगे, हम इसको एल्काइल हैलाइड को हीट करेंगे, तो क्या होगा, सोडियम यहाँ से एक्स को निकाल लेगा, 2 मोल्स ऑफ NaX बन जाएंगे और R जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं हम कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं इसको हम, जिसके अंदर क्या होता है हमारे बेसिकली 2 हाइड्रोकार्बन चेन जुड़ जाती हैं। दिस रिएक्शन इज यूजफुल ओनली व्हेन 2 आइडेंटिकल एल्काइल हैलाइड्स मॉलिक्यूल्स आर यूज। ये सब पता कब यूजफुल हो, जब हम सिमिलर आइडेंटिकल यूज़ करते हैं। पर अगर मान लो हमने डिफरेंट यूज़ करा तो दिक्कत आ जाती है। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड इज यूज्ड, अ मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट एल्केन इज ऑब्टेन्ड। उसमें क्या होता है, 3 डिफरेंट ऑब्टेन होता है, जिसकी वजह से उसको अलग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता भी कि यहाँ पे अलग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिखा दे तो हमारे को रिएक्शन बना के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने ब्रोमोमिथेन लिया, क्या होगा, ब्रोमोमिथेन और मैंने ब्रोमोइथेन लिया। मुझे बताओ, अब ब्रोमोमिथेन जो है, मिथेन कंबाइन कर सकता है, तो क्या बना लेगा, मिथेन कंबाइन करके इथेन बना लेगा। इथेन कंबाइन करके क्या बना लेगा, इथेन और इथेन ब्यूटेन बना लेगा। इथेन और मिथेन कंबाइन करके क्या बना लेगा, प्रोपेन बना लेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ऑड नंबर ऑफ कार्बन जुड़ने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ये क्या होता है, सेल्फिंग करने में ज़्यादा मजा आता है इसको, ये भी सेल्फिंग करने में ज़्यादा मजा आएगा, जिस वजह से क्या होता है बेसिकली हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये बनता है, मेजर ये बनेगा हमारे पास और मेजर ये बनेगा, और ये वाला बहुत ही कम बनता है, बहुत ही कम ऑड नंबर वाले, ठीक है, ये पता रहना चाहिए। तो द सेपरेशन ऑफ सच अ मिक्सचर इनटू इंडिविजुअल एल्केन्स इज क्वाइट डिफिकल्ट। इसको निकालना, सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है। यहाँ पे लिखा भी है कि एज शोन अबव द मेन डिफिकल्टी विद द वुड्स रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ मेनी साइड प्रोडक्ट्स व्हेन एन एल्केन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम इज डिजायर्ड। जब हम ऑड नंबर कार्बन को डिजायर करेंगे तो उस समय क्या होता है, हमारे को अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, और जो ऑड नंबर वाला है वो कम भी बनता है, जिस वजह से सेपरेट करना मुश्किल होता है और ज़्यादा बेटर नहीं माना जाता है। कब बेटर माना जाएगा, जब हमारे को हम सेम अमाउंट ऑफ सेम ही लेंगे। जब हम यूज़फुल कब होगा, जब हम 2 आइडेंटिकल एल्काइल हैलाइड लेंगे, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि हमने मिथाइल क्लोराइड ले लिया सिर्फ और सिर्फ, तो इसका क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिर्फ क्या बनेगा, इथेन ही बनेगा पूरे रिएक्शन के अंदर, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। सब हम इजीली इसको सेपरेट भी कर लेंगे बिना दिक्कत के। फिर कोल्बे चाचा आए, कोल्बे चाचा का भी सेम सा ही काम था, बस उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया था। व्हेन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम का फिर पोटेशियम सॉल्ट किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, जब मैं इसको हीट करूँगा, पानी में डालूंगा, इसको इलेक्ट्रोलाइज करूँगा, बिजली में इसमें क्या बोलते हैं, बिजली को प्रवाहित करूँगा, तो क्या होगा, मुझे एनोड पे क्या मिलेगा, आर जुड़ता हुआ मिल जाएगा, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एनोड पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिया अपने पास CH3CO लिया, तो क्या बनेगा, यहाँ से CH3 जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे पास, अपना जो है इथेन बन जाएगा। जैसे वुड्स रिएक्शन की दिक्कत आती थी, वैसे इसके अंदर भी दिक्कत आती है। लाइक वुड्स रिएक्शन, दिस रिएक्शन ऑल्सो हैज़ लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशन। इसके भी क्या होते हैं, लिमिटेड, कम सिंथेटिक एप्लीकेशन होते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मैनी साइड प्रोडक्ट्स। फिर भी इसमें क्योंकि इसमें क्या बन जाते हैं, साइड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रही है, कपलिंग हो रही है ना बेसिकली,
क्या हो रही, कपलिंग हो रही है भाई। या तो आर डैश से जुड़ जाए, या तो आर डबल डैश से जुड़ जाए, या फिर आर डैश से जुड़ जाए। भाई खुद से हाथ जोड़ने की जो वो होती है अमाउंट ज़्यादा होगा ना, हम खुद से हाथ जोड़ने की हमारी क्षमता है वो ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे क्या होता है खुद से हाथ जोड़ लेता है, खुद से हाथ जोड़ लेता है। इसका हिस्सा जोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये जो है ना ये वाला ये कम अमाउंट में बनता है, ये ज़्यादा बनता है, ये ज़्यादा बनता है, इसलिए ये इसमें यहाँ पे जो है दिक्कतें आ जाती हैं। अगला है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन का ऐड करना किसमें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, जिसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना होता है यहाँ पे हमारे को, यहाँ पे बता भी रखा है। एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यूजिंग प्लेटिनम और पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट। प्लेटिनम और पैलेडियम मेटल को लेंगे एज अ कैटलिस्ट हम, और क्या करेंगे उसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस डालेंगे, और एल्कीन या फिर साइक्लो एल्कीन के अंदर हम इसको, या फिर एल्काइन के अंदर डालेंगे, ताकि इसके अंदर बेसिकली हाइड्रोजन ऐड हो जाए और ये अनसैचुरेटेड से क्या बन जाए, सैचुरेटेड बन जाए, ताकि हम साइक्लो एल्केन बना सकें, एल्केन बना सकें सिंगल, जिसके अंदर सारी सारी सिंगल बॉन्ड हो। द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल फैट इन्वॉल्व्स हाइड्रोजनेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स इन प्रेजेंट इन द वेजिटेबल ऑयल। जो वेजिटेबल ऑयल जिसके अंदर क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड लिपिड्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, ये वाली प्रक्रिया यूज़ करते हैं, ताकि हम उसको क्या बना सकें, वेजिटेबल फैट बना सकें। जैसे हमने सिंपल सी बात है, एल्कीन लिया, H2 पैलेडियम या फिर प्लेटिनम लिया और इसको हीट करा, क्या मिलेगा हमारे को, एल्केन मिल जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही इसके लिए होगा साइक्लो वाले के लिए भी। जैसे साइक्लो में क्या होगा, ये हमारा मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसमें मैंने H2 पैलेडियम डाला या फिर प्लेटिनम डाला, क्या बन जाएगा, यहाँ से साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, बस ये है इसमें। फिर एक आता है सबार्टियस सैंड में रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, ये निकल यूज़ करता है, निकल क्या करता है, ये निकल यूज़ करता है। इसके अंदर जो ईल्ड होती है वो बहुत अच्छी होती है, इस वाले के अंदर ईल्ड जो थोड़ी कम होती है। यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, लिखा तो यहाँ पे नहीं है सच, बट यहाँ पे जो ईल्ड होती है थोड़ी कम होती है, यहाँ पे ईल्ड एकदम परफेक्ट होती है। यहाँ पे लिखा भी नियरली 100% ईल्ड होती है यहाँ पे। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एन एल्कीन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट बाय यूजिंग निकल कैटलिस्ट बाय रिलेटिवली हायर टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर यूज़ करना पड़ता है, हमारे को बहुत हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हम अपना खुद से माल खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, इसलिए हमारे को क्वांटिटी भी ईल्ड भी अच्छी मिल रही है, 100% ईल्ड मिल पा रही है। इसलिए हमारे को क्या करेंगे, प्रोपिन लेंगे, H2 लेंगे, निकल लेंगे और इसको हीट करेंगे बहुत हाई टेम्परेचर पे, हमें क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड वाले प्रोपिन मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, इसकी ईल्ड 100% होगी। फिर रिडक्शन करना होता है हमारे को, रिड्यूस करना है। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन ऐड करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एक कैटलिस्ट या फिर एक रिएजेंट जिसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो एक एक्सेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, दो इट रिड्यूसेस मैनी अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप। ये बहुत सारे अनसैचुरेटेड फंक्शनल जैसे कि C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O और H हमारे पास ये क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, या फिर C ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्राइल हो गया, इन सबको रिड्यूस कर लेता है। बट ये जो होता है ना, अटैक नहीं करता किसके ऊपर, आइसोलेटेड डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। तो ये बात हमें समझनी इंपॉर्टेंट है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर आइसोलेटेड जो होती है उनके ऊपर अटैक नहीं करता, बट जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको अटैक करता है। ड्राई ईथर इज द कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल। यहाँ पे जो ड्राई ईथर है वो क्या है, कॉमनली यूज्ड एग्जांपल भी है इसका। जैसे यहाँ पे हमने 3 क्लोरोप्रोपेन लिया, तो डबल बॉन्ड तो ऐसी कैसी रहेगी, बस यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन हट जाएगा, क्योंकि इसने क्या करा, क्लोरीन को रिड्यूस कर दिया, बस वहाँ पे क्या कर दिया इसने, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, इसमें से हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ये क्लोरीन इस तरफ आ जाएगा, इस तरीके से। एल्काइल हैलाइड्स आर वाइडली यूज टू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, जिसको हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स बोलते हैं, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या है, एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। ऐसे कंपाउंड जो कि बेसिकली कार्बन से जुड़े होते हैं, ऐसे मेटेलिक कंपाउंड जो कि क्या जुड़े होते हैं, कार्बन से जुड़े होते हैं, क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। कैसे बनता है, RX लिया हमने, एल्काइल हैलाइड साथ में मैग्नीशियम लिया, इथर की प्रेजेंस में क्या करा हमने, इसको रिएक्ट करवाया, क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे RMgX। ये जो RMgX होता है इसके अंदर R के ऊपर माइनस होगा, मैग्नीशियम के ऊपर +2 होगा और एल्काइल हैलाइड के ऊपर भी माइनस होगा, -1, ठीक है। ये हमारा क्या है, एल्काइल हैलाइड है, सॉरी अपना क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि अपना ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड या फिर ऑर्गेनो मेटेलिक हैलाइड है। यहाँ पे जो X है वो ClBr आई हो सकता है, फ्लोरीन नहीं होता है यहाँ पे वो। जैसे यहाँ पे इसको यूज़ करके हम अलग अलग रिएक्शन यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने एल्केन बनाना है तो हम क्या करेंगे, RMgX लेंगे। अब इसके जो R- है, इस R- पे जो उसका H+ है वो अटैक करेगा, RH बना लेगा। ऐसे ही यहाँ पे जो H+ निकलेगा वो इसके R- पर अटैक करेगा। ऐसी अमोनिया में से जो H+ निकलेगा वो किस पर अटैक करेगा, इसके R- पर अटैक करेगा। और यहाँ पे जो H+ निकलेगा वो क्या करेगा, इसके R- पर अटैक करेगा, क्या बनाएगा, एल्केन 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 बनाएगा। और यहाँ पे क्या बनेंगे, इसके साइड प्रोडक्ट बनेंगे इस तरीके से। बेसिकली जब ये H+ देगा तो क्या होगा, यहाँ से ये अपना RNH- हो जाएगा और ये RNH- जो है क्या करेगा, ये अपना मैग्नीशियम जाके अटैक करेगा और MgNHR-X बना लेगा इस तरीके से। ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे और ऐसे यहाँ पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता रहना चाहिए। जैसे हमें पूछा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डज नॉट अटैक ऑन दी डबल बॉन्ड,
डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड लिख सकते हैं उसको, आइसोलेटेड लिखना है, आइसोलेटेड यहाँ पे आइसोलेटेड लिखना है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, क्योंकि वो सी डबल बॉन्ड ओ पे करता है, सी डबल बॉन्ड एन पे करता है, फंक्शनल ग्रुप वाले पे करता है, बट इस पे नहीं करता, आइसोलेटेड वाले पे। द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स एल्केन ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर, लिख लो, बहुत ईजी है। सबार्टियस सैंडमी रिएक्शन गिव्स ऑलमोस्ट 100% यील्ड, ऑलमोस्ट देता है 100%। फिर हमारे पास नई चीज़ आई है, वो क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन, इसको बोलते हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। बेसिकली हमारे पास एक जो है कंपाउंड है जिसको हम, जो कि हमारे पास मान लो वो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। इस कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारे को CO2 निकालना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। द प्रोसेस इज एलिमिनेटिंग CO2 फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन। इसके अंदर एक कार्बन यानी कि एक CO2 हट जाएगा और हमारे पास सिर्फ R बच जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है हमारे को रिएक्शन, ये रहा, देखो ये नहीं दिखा रखा ना, सिंपल सा रिएक्शन ले लो ना यार, कुछ नहीं करना। RCOOH में हमने सोडा लाइम डिकॉर्पोरेशन NaO और कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम, ये लाइम है, लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है हमारा, लाइम होता है, और ये सोडियम है, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन से क्या बनेगा हमारा यहाँ पे R बन जाएगा बस, और क्या होगी, CO2 गैस हवा में उड़ जाएगी, ठीक है, ऐसे होता है ये। अब अगला एक और हमारे पास रिएक्शन दे रखा है यहाँ पे, द डायरेक्ट डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी कैरीड आउट बाय हीटिंग इट विद ऑर्गेनिक बेसिस, जैसे कि पायरिडीन विद यूजिंग कॉपर क्रोमेट एंड कॉपर क्रोमेट मतलब यही हमारा कैटलिस्ट है, कॉपर क्रोमेट CuO.Cr2O3, ये क्या हमारा कॉपर क्रोमेट कैटलिस्ट है। और हमने क्या करा, बेस यूज़ करा पायरिमिडीन। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली पायरिमिडीन हमारा क्या होता है, बेंजीन के अंदर एक कार्बन हटा के यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दो, उसको हम पायरिमिडीन बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, C5H5N, क्योंकि एक कार्बन हट चुका है इस वजह से। कॉपर क्रोमेट लिया, इसी वजह से हमने क्या करा, इसको हीट करा, क्या बनेगा ऐसे, ये वाला पार्ट हट जाएगा और CH3 हो जाएगा, बेसिकली हमारा इथेन बन जाएगा यहाँ से, और CO2 हमें उड़ जाएगी। तो ये भी एक तरीका होता है। अगला है प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन कैसे बनता है, तो वैन एक होता है तरीका, जिंक फंसाओ, और जो हमारे मान लो यहाँ पे दो एल्काइल हैलाइड्स रख रखे हैं, दो हैलाइड्स रख रखे हैं, तो क्या करेंगे, जिंक फंसाएंगे और ZnBr2 बना लो, ZnBr2 बनाओ और साइक्लोपेंटेन बना लो यहाँ से। अब लिखा भी है, व्हेन 1,5 डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर ट्रीटेड विद सोडियम या जिंक, यहाँ पे सोडियम ले लो या फिर जिंक ले लो, क्या बन जाएगा यहाँ से, ये कॉरस्पॉन्डिंग हमारा साइक्लोएल्केन बना लेगा। जैसे हमने डाई ब्रोमोपेंटेन लिया तो साइक्लोपेंटेन बना। मान लो अगर मैं लेता 1,6 डाई ब्रोमो हेक्सेन, तो क्या बनता है मेरे पास, साइक्लोहेक्सेन बन जाता। When the calcium or barium salt of dicarboxylic acid is distilled, a cyclic ketone is formed. Example barium adipate, जैसे बेरियम एडिपेट दे रखा है यहाँ पे, ये सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे हमने बेरियम लिया, बेरियम से हमने क्या करा, इसको निकाला, बेरियम से बेसिकली क्या करा, बेरियम से हमने इसको ऑक्सीजन को निकाला, इसके ऑक्सीजन को, बेरियम को, और यहाँ से क्या बना लिया हमने, साइक्लोपेंटेनोन बना लिया। इसी साइक्लोपेंटेनोन में अगर मैं जिंक डालूंगा या फिर मरकरी डालूंगा एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। ZnHgCl, ZnHg और कंसनट्रेटेड HCl क्या करता है, अपना कीटोन को, या तो कीटोन या फिर कार्बोक्स उसको एल्डिहाइड को, इन दोनों को रिड्यूस करके क्या बनाता है, अपना सिंगल साइक्लोपेंटेन या फिर मतलब बेसिकली एल्केन बना देता है इनको, ठीक है, ये पता रहना चाहिए। यहाँ पे लिखा अपने कंसनट्रेटेड HCl और अमलगम, जिंक अमलगम लेना है साथ में, जिंक अमलगम ZnHg, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम, और हमारा कंसनट्रेटेड HCl इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता रहना चाहिए। फिर रिएक्शंस आते हैं कुछ एल्केन के, जैसे कि हमारे पास हेलोजिनेशन है। अब हेलोजिनेशन में क्या होता है, हमारे को हेलोजन का ऐड करना है यार, सिंपल सी बात, बस। जैसे मिथेन में हमने ये इसका पूरा वो दे रखा है बेसिकली मैकेनिज्म, अब इसको क्या ही बताऊँ मैं, जहाँ पे पढ़ सकते हो इसको आप, कुछ नहीं करना हमारे को इसमें ज़्यादा। अब इसमें पता रहना चाहिए जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है ना हेलोजन्स का, वो सबसे ज़्यादा F2 का, Cl2 का, फिर Br2 का, फिर I2 का होता है, ये पता रहना चाहिए। बेसिकली क्या हो रहा है इसमें यार, एक्स देखो X2 रेडिकल है, सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर अनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा, ब्रेक करके एक्स रेडिकल बना लेगा, और जो R है, मतलब जो R है इसके ऊपर ही अटैक करेगा और RX बना लेगा इस तरीके से, ठीक है, RX बनाएगा और साथ में एक रेडिकल हट जाएगा और ये रेडिकल दूसरे R पर अटैक करेगा फिर, तो ऐसे चलता रहता है। इसके अंदर 3-4 स्टेप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे लिखा भी होगा, द फर्स्ट स्टेप द हेलोजन मॉलिक्यूल अंडरगोस होमोलाइसिस, पहले ब्रेकडाउन होकर 2 रेडिकल बनाता है, इसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा स्टेप होता है हमारा, ये चेन इनिशिएशन होता है। फिर क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप द हेलोजन एटम एब्स्ट्रैक्ट्स अ हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्केन मॉलिक्यूल देयर बाय प्रोड्यूसिंग एल्काइल रेडिकल। फिर क्या करेगा, जो X रेडिकल है इसमें से H निकालेगा, HX बनाएगा और एक एल्काइल रेडिकल बना लेगा। फिर ये जो एल्काइल रेडिकल है क्या करेगा, X2 के पास जाएगा और यहाँ से RX बना लेगा।
क्योंकि जो एल्काइल रेडिकल है वो क्या है, हमारा हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस स्टेप को मैं क्या बोलूँगा, उसको बोलूँगा चेन प्रोपगेशन। सबसे पहले क्या हुआ, चेन इनिशिएशन, फिर क्या हुआ, चेन प्रोपगेशन स्टेप हुआ, फिर क्या होगा, चेन टर्मिनेशन, फिर क्या होगा, मतलब इनकी कपलिंग हो जाएगी बेसिकली, इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। एक होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसा होता है, इसमें H2SO4 और HNO3 की प्रेजेंस में क्या करेंगे, कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी एल्केन ले लो, उसमें हमें क्या करना है, नाइट्रोजन जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा यहाँ से हमारा RNO2 बन जाएगा, उसको बोलते हैं नाइट्रेशन। हमें दे भी रखा है, प्रोपेन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बना लिया, या 2 नाइट्रोप्रोपेन बना लिया, या नाइट्रोमिथेन बना लिया, फिर नाइट्रोमिथेन बना लिया। तो इसके अंदर ये 4-5 तरह के कंपाउंड बन सकते हैं। फिर आता है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन होता है AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में। यहाँ पे जो रिएजेंट है पता रहना चाहिए अच्छे से, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए रिएजेंट के मामले में कि कौन सा रिएजेंट यूज़ हो रहा है। अब हमें AlCl3 यूज़ करना है इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl एज अ सॉल्वेंट। ब्यूटेन का क्या बना देगा, ये ब्यूटेन का क्या कर दिया इसने, आइसोमर बना दिया इसका। आइसोमर है ना ब्यूटेन का भाई, ये कैसा आइसोमर है, चेन आइसोमर दिख रहा है, चेन आइसोमर भाई। यहाँ पे चेन कितने की, 1 2 3 4 कार्बन चेन, यहाँ पे कितनी कार्बन चेन है, 1 2 3 कार्बन चेन है। तो हमें क्या करा बेसिकली इसने, इसका आइसोमर बना दिया। ऐसे यहाँ पे 2 मिथाइल पेंटेन को हमने दोबारा यूज़ करा तो क्या बन गया, यहाँ से 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन गया। तो इसका बेसिकली आइसोमर बना रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन चेन, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन चेन, यहाँ पे क्या बनाया इसने, चेन आइसोमर बना दिया। इतना ईजी होता है। फिर आता है हमारे पास एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का नाम समझ में आ रहा है क्या होगा इसके अंदर, हमें एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है, किससे, नॉन एरोमेटिक यानी कि एल्केन से। क्या यूज़ करेंगे इसके अंदर हम, क्रोमियम ऑक्साइड और या फिर Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यूज़ करेंगे 775 केल्विन के ऊपर। इसमें क्या होगा, इसका डीहेलोजिनेशन होगा और डीहाइड्रोजनेशन होगा। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा, यानी कि ये साइक्लिक कंपाउंड बना है। फिर इसका आइसोमराइजेशन होगा, मतलब हेक्सेन से साइक्लोहेक्सेन बना लिया मान लो हमने। फिर डीहाइड्रोजनेशन होगा, यानी कि इसमें हाइड्रोजन चूसेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी। इसमें क्या हुआ हमारे पास, ये एरोमेटाइजेशन हुआ। एट द एंड क्या होगा इसके अंदर, साइक्लाइजेशन, फिर आइसोमराइजेशन, फिर क्या होगा, डीहाइड्रोजनेशन। किसकी प्रेजेंस में, क्रोमियम ऑक्साइड या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और टेम्परेचर बहुत हाई लेना होता है 775 केल्विन। तो ऐसे बना सकते हैं इसमें। मान लो हमने हेप्टेन लिया, 7 कार्बन है तो क्या होगा, यहाँ पे टोल्यूइन बन जाएगा। 6 कार्बन है तो बेंजीन बन जाएगा। इस तरीके से होता है ये। और ये चीज़ जो है ना, प्लेटिनम की प्रेजेंस में अगर मैं करूँगा तो थोड़ा टेम्परेचर में कम लेना पड़ेगा। किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में टेम्परेचर लेना पड़ेगा हमारे को, थोड़ा कम लेना पड़ेगा। तो ये पता रहना चाहिए अच्छे से। इसको हमने ये भी बोला कैटालिटिक एरोमेटाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इन समटाइम्स रेफर्ड टू एज प्लेटफॉर्मिंग और हाइड्रोफॉर्मिंग। दिस प्रोसेस ऑल्सो constitutes a valuable method for commercial production of these hydrocarbons। फिर आता है पायरोलाइसिस या फिर क्रैकिंग। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हम कंपाउंड को तोड़ के सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। द वर्ड पायरोलाइसिस इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पायरो या फिर फायर, जिसको हम पायरो का मतलब होता है फायर और लाइसिस का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन, यानी कि हीट की प्रेजेंस में इसको हम तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। द पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन्स पर्टिकुलरली वेयर पेट्रोलियम इज कंसर्न्ड इज नोन एज क्रैकिंग। इसके अंदर क्या होता है, पेट्रोलियम को तोड़ के बेसिकली हम क्या करते हैं, उसको छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं। जैसे हमारे टेम्परेचर हमने बहुत हाई लिया 775 केल्विन से लेके 875 केल्विन तक। प्रोपेन लिया मान लो मैंने इसको, जैसे हमारे पास प्रोपेन है, प्रोपेन को मैंने हीट करा तो ये तो मिथेन में टूट सकता है, फिर एथेन में टूट सकता है, या फिर ये प्रोपेन में टूट सकता है। इस तरीके से इसको बोलते हैं क्रैकिंग या फिर पायरोलाइसिस। फिर कुछ स्मॉल रिंग के वो रिएक्शन, जैसे यहाँ पे निकल है, निकल से क्या होगा, यहाँ पे प्रोपेन बन जाएगा सिंपल। ये तो आपको कुछ याद करना ही पड़ेगा। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड से यहाँ पे जो है Br2 जो है इसके दोनों एंड में जुड़ जाएगा। इस तरीके से पहले चेन खुलेगी, फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा साइक्लोप्रोपेन में। फिर एक और हमने साइक्लोप्रोपेन लिया, यहाँ पे HBr लिया, HBr क्या करेगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा और एक Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, बस सिंपल सा आएगा बहुत। साइक्लोप्रोपेन हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया, जिससे क्या होगा बेसिकली इसका एल्कोहल जुड़ जाएगा, यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ जाएगा, एल्कोहलिक ग्रुप। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे दिखाता हूँ मैं। और हाँ, निकल की वजह में क्या होगा, सिंपल सी बात तो पता ही रहता है हमारे को, ये नॉर्मल ब्यूटेन बन जाता है। जैसे यहाँ देखो तो कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे हमारे को Cl2 और एक एल्केन दे रखा है, तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3 CH2Cl बन जाएगा। जैसे हमारे को नाइट्रेशन, ये है हमारा नाइट्रेशन, ये वाला हमारा था हेलोजिनेशन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH3 CH2 NO2 जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अपना एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ जाएगा, एल्कोहलिक अभी पढ़कर आए हैं। क्या बनेगा ये, CH3 CH2 CH2OH। ये क्या होगा यहाँ पे, हमारा क्या होगा, यहाँ पे कितने कार्बन मिलते हैं देखो, 3 और 5, सॉरी 3 कह रहा हूँ, 1 और 1 ये रहा, 2 और 1 5, 7 कार्बन है। तो क्या बनेगा यहाँ से हमारा, ये हमारा एरोमेटाइजेशन है। एरोमेटाइजेशन पे हमारा क्या बनेगा, टोल्यूइन बनेगा। ठीक है, ये इतना ईजी होता है। ये हमारा कुछ एल्केन के बारे में था। ठीक है, होपफुली सब समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन आप लगा सकते हो पेपर के लिए अपने।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट का बिल्कुल 100% जो है उसका आंसर भी दूंगा। थैंक यू।